शांति सिट्टोले, आनंद राम सिट्टोले, एज है उनकी 49। पिछले 2 साल में उनकी हेल्थ ये रही है कि उन्होंने कभी भी हॉस्पिटल जाने का मुझे मौका ही नहीं दिया। बिल्कुल एकदम बिल्कुल ओके रहे मेरे साथ। किसी भी प्रकार की हमें कोई प्रॉब्लम कभी नहीं आई। कोई 100 बीमारी में एक बीमारी नहीं था उनको। जब वैक्सीन की बात आई कि 45 से ऊपर वालों को वैक्सीन लग रहा है, मेरे बेटे से बात होती थी तो एक ही बात होती थी कि पापा वैक्सीन लगवा लो। मेरे दामाद का फोन आता था, पापा आप वैक्सीन लगवा लो। दामाद और बेटे की दोनों की बातों में थोड़ा सा भरोसा किया। मैंने सोचा कि यदि मैं वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा, महामारी की इस दौर में यदि मेरे बच्चों के साथ वहां कुछ होने वाला हुआ या उनकी जरा सी बुखार भी आई, क्या मैं अपने आप को यहाँ रोक पाऊंगा? मैं नहीं रोक पाऊंगा। और मैं जिस दिन एयरपोर्ट जाऊंगा तो ये सरकार का कानून मुझे एयरपोर्ट से जाने नहीं देगा, हवाई जहाज की सैर नहीं करने देगा फ्लाइट में। डर था मैम। ये सोचा मैंने, क्या नहीं, मैं कुछ किसी को नहीं बताऊंगा और बेटों की बात और दामाद की बात मान लेता हूं मैं। और घर में मेरी वाइफ को बोला मुझे अब आज ही अपने को वैक्सीन लगवानी है। मेरी वाइफ ने कभी मेरे सामने प्रश्न नहीं खड़ा किया। पूरी लाइफ में, मेरी 30 साल की लाइफ रही मेरी वाइफ के साथ, और उसने कभी मेरे साथ कोई सवाल नहीं खड़ा किया था। जब कुछ बोलता था मेरे साथ तैयार हो जाते थे। हम दोनों गए खुशी खुशी। हमें वैक्सीन के बारे में कुछ भी पता नहीं था, किसी का क्या साइड इफेक्ट है और उसके क्या फायदे। लोगों से इतना जरूर सुना था, सरकार से तो नहीं सुना था, पर लोगों से सुना था कि वैक्सीन लगने के बाद कोरोना का किसी भी प्रकार का कहर आपको सताएगा नहीं। इस बातों को भरोसा करके 12 अप्रैल 2021 को हमने वैक्सीन लगवा लिया। हॉस्पिटल से डॉक्टरों ने कुछ भी नहीं बताया। वैक्सीन लगने के बाद इतना बताया कि आधे घंटे आपको यहाँ बैठना है। सर मैं वहां 1 घंटे बैठे रहे, दोनों के दोनों। उसके बाद उन्होंने 2 गोलियां दी, 2 गोलियां मेरी वाइफ को दी, 2 गोलियां मुझे दी, बुखार की पैरासीटामोल। हम घर आ गए। हम लोग दिन भर का जो भी मेरा कारोबार था मैंने किया। शाम को जब रात को मेरी वाइफ को लगा रात को कि मुझे बुखार है, मैंने उनकी गोली खा ली और वापस सो गया पानी वानी पी के। मेरी बुखार उखार सब चली गई। हम 12 से 17 तारीख तक रिपेयर रहे। मेरी मम्मी को 10 तारीख को तबीयत खराब हो गई थी। 10 तारीख से मैं डेली हॉस्पिटल जा रहा था। मेरे बच्ची की तबीयत खराब थी, मेरी माँ की तबीयत खराब थी। मैं डेली हॉस्पिटल के दौर में था। इस बीच 16 तारीख को मेरी तबीयत खराब हुई। हॉस्पिटल दौड़ दौड़ के मैंने डॉक्टर साहब से, घरेलू डॉक्टर साहब से दवाई ली। मैं ठीक हो गया। 16 तारीख की रात को मेरी वाइफ की तबीयत खराब हुई। 17 तारीख को मैंने उनको इलाज चालू कर दिया। 17 तारीख के इलाज में उनका जो भी डॉक्टर साहब ने मुझे जांचें लिखी थी, मैंने अपने तरफ से जांचें करा के दी तुरंत। जांचों में उनको सीआरपी की जो जांच होती है, भी डॉक्टर के पास आदमी जाता तो सीआरपी पहले करवाता है। जहां सीआरपी का नॉर्मल का रिकॉर्ड था 6, मेरी वाइफ का रिकॉर्ड आया 3। मेरे घरेलू डॉक्टर साहब ने मेरी बहुत हेल्प की। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। मैं उनसे कोई शिकायत नहीं करना चाहता हूँ। उन्होंने उनका नॉर्मल इलाज चालू किया। हम 17 तारीख से 22 तारीख तक इलाज चलाते रहे। ऐसा कुछ लग नहीं रहा था कि आराम भी नहीं लग रहा था, तो ठीक भी नहीं हो रहे थे। हल्के से हाथ पैर दुख रहे थे, बुखार आ रहा था, सर्दी जुकाम हो गया था। सुबह सुबह खांसी आती थी भयंकर, और खांसते खांसते वो उल्टी करना चालू कर देते। और मैं दौड़ाते दौड़ाते ऐसे ही हॉस्पिटल ले जाता था। ऐसे ही करते करते 23 तारीख आ गया। 23 तारीख मैं दौड़ा दौड़ा घर आया। डॉक्टर साहब से फोन पे बात की, बोले जल्दी जल्दी हॉस्पिटल लाओ। मैं तुरंत हॉस्पिटल ले गया। उनके एक्सरे कराए। एक्सरे में कुछ डॉक्टर, हमारे घरेलू डॉक्टर साहब समझ नहीं पाए कि बड़े डॉक्टर का काम है, मेरे बस से बाहर है। साधना एमडी करके पगारे करके सनावद में एक डॉक्टर था, मैं उसके पास गया। उसने मुझे बताया गया, उसको मिला जब, तो उन्होंने बोला कि इनके ये केस कोरोना की तरफ जा रहा है। मैं 5 दिन का इलाज लिखती हूँ, आप इनका इलाज चलाओ, आप ठीक हो जाओगे। मैं 5 दिन का ट्रीटमेंट वहां से पूरा का पूरा लेके आ गया। 2 गोलियां उनके पास मिली नहीं। मैंने पूरे बढ़वा को छान डाला, तो भी 10 बजे तक मैंने उनको ले ली। मैंने एक भी दवाई उनको देने में कोई कंजूसी नहीं किया। फिर भी उनकी तबीयत में कोई ठीक आराम नहीं हो रहा था। उनकी तबीयत में घबराहट चल रही थी, सांस में तकलीफ चालू हो गई। 23 तारीख के बाद 24 तारीख जब आई, तो मेरे को लगा 11 बजे की फिर उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ी, उनकी सांस बहुत फूल रही थी। फिर मैं घरेलू डॉक्टर से परामर्श लिया। मैंने कहा मैं मैडम साधना को दिखाऊं क्या? तो बोले आनंद राम भाई यहाँ कोई इलाज नहीं है और कोई बेड नहीं है उनके पास, इसलिए आप एक काम करो, जहां आपको बड़वा में कोई इलाज हो जाए तो वहीं कराओ। मुझे थोड़ा सा लगा। मैंने कहा मेरे बड़वा में एक डॉक्टर है सोलंकी, उनके पास ऑक्सीजन वगैरह है, और इस केसेस में ऑक्सीजन की बहुत महत्वपूर्णता है। फोन लगाऊंगा, अभी डॉक्टरों के पास टाइम नहीं है। मैं गया वहां, मैंने क्या, भैया मेरे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मेरी वाइफ को एडमिट कर लो।
उन्होंने मुझे तुरंत बोला, बोले जल्दी लेके आओ, मैं एडमिट कर लेता हूँ। 24 तारीख की रात में मैंने प्लान किया कि इनका सीटी स्कैन कराना जरूरी है। मैंने डॉक्टर को आगे से फोन लगाया, मुझे सीटी स्कैन चाहिए, तो बोले ठीक है करा लाओ। मैंने 25 तारीख में सुबह गया, कोरोना की जांच कराई, मैंने सीटी स्कैन कराया, कोरोना प्रोफाइल कराया, सारी जांचें करा के मैं वापस बढ़वा आके इनको वापस भर्ती कर दिया। इनका इलाज रेगुलर चलता रहा। इनकी घबराहट बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। सांस फूल रहा था, सांस फूल रहा था। इनकी सांस की तकलीफ बढ़ती जा रही थी। बस एक पर वो अपनी हमारी निमाड़ी भाषा में एक ही चीज बोलते थे, मैं घबरा रही हूँ, मुझे जी। घबराहट हो रही है, इलाज विलाज मेरे काम में नहीं आ रहा। मैं घबराए हुए इंदौर पहुंचा। मेरे जी। फैमिली डॉक्टरों की परामर्श से मैं इंदौर पहुंचा। इंदौर में कहीं पर भी कोई बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जगह नहीं थी, पर उन्होंने बोला कि जो कोविड सेंटर इंदौर में जो बनाया हुआ है वो आज की तारीख में पावरफुल है। सारा वैक्सीन वहीं सबसे पहले आता है, सारा ऑक्सीजन वहीं है, वहां पर ऑक्सीजन का प्लांट है। मैं बड़ा खुश हो गया। मेरे पास कोई गाड़ी घोड़ा नहीं था, पर 4 व्हीलर गाड़ी बुलाया मैंने 5 मिनट में, वो मैं इंदौर के लिए रवाना हो गया। मैं इंदौर पहुंचा, डॉक्टरों से संपर्क हुआ, मेरा काउंटर का उन्होंने नंबर दिया। मैंने उस डॉक्टर को फोन लगाया, ड्यूटी डॉक्टर को। उसने मुझे बोला कि भाई आपको थोड़ी देर रुकना पड़ेगा, बेड नहीं है। मैंने बोला कि मेरे मरीज को ऑक्सीजन की सख्त जरूरत है, उनकी सांस फूल रही है। तो बोले इतनी मदद मैं कर सकता हूँ, मैं कुर्सियों के ऊपर ऑक्सीजन लगा सकता हूँ, आप ले आओ। जी। मैंने तुरंत उनको कुर्सी पे बिठा के ऑक्सीजन चालू करवाया जी। और एक उनका वीडियो भी बनाया है, क्योंकि मुझे मुझे अच्छा ये लग रहा था कि मैं इनका वीडियो बना के मेरे बच्चों को भेज दूं तो मेरे बच्चे संतुष्ट हो जाएंगे कि मेरे पापा इलाज करा रहे। कोरोना की गोली खा रहा हूँ कि मुझे भी कोई दिक्कत ना आए। कुर्सी पे हम लोग ऑक्सीजन लगवा रहा था, मैं बैठे थे हम दोनों के दोनों। और 10 बजे मुझे आवाज आई कि भाई आपका उसको भर्ती करने का वो आ गया, बेड खाली हो गया। मतलब वहां तो क्या हो रहा था, मैम, हर 15 मिनट में एक बेड खाली हो रहा था, हर 15 मिनट में एक सफेद लिबाज मुझे बाहर जाते दिख रहा था। पर मैं इतना अंधा था, मैं इतना अंधा था कि मुझे इलाज के अलावा कुछ नहीं दिख रहा था। नेगेटिव पॉइंट जितने भी थे एक भी नहीं दिख रहा था, मुझे पॉजिटिव पॉइंट एक ही दिख रहा था कि अगर मेरी मैडम को इलाज करा सकता हूं तो मैं यहीं करा सकता हूं, क्योंकि मुझे बताया गया था कि यहाँ पूरा ऑक्सीजन है और यहाँ पर पूरा वैक्सीन है। कारण मेरी एक ही आंखें टक टक देख रही थी कि मेरे लिए कब बेड मिले और कब मैं इनको अंदर लूं, ताकि ये कुर्सी पे बैठे बैठे ज्यादा परेशान ना हो। वो सफेद लिबास जो दिख रहे थे वो मेरी आंखों पे पट्टी बन रही थी, इस कारण मैं उनको अंदर भेज रहा था। वो नहीं देख रहा था कि यहाँ पर ये भी हो रहा है, नहीं तो मैं वहां से भाग सकता था। मेरे किस्मत में कुछ यही लिखा था, तो मैं यही कर रहा था। ऐसे करके मैंने उनको 10 बजे अंदर किया। फिर मुझे लगा कि इनके पास फोन नहीं है। मैं इनसे, मेरे अंकल का लड़का तुरंत आया, मेरे को एक फोन देके गया। मैंने फोन अंदर करवाया। 12 बजे जी। मैंने उनसे संपर्क किया। 12 बजे जब मैंने उनसे संपर्क किया तो उनकी आवाज बहुत बहुत ज्यादा वो गड़बड़ हो रही थी। बस एक ही चीज उनके अंदर से आ रही थी, मुझे सांस अभी भी चल रही है, अभी भी मेरी सांस फूल रही है, मुझे कोई इलाज नहीं दिख रहा है। तो मैंने जी। उनको बोला कि इंजेक्शन लगे होंगे आपको अभी? तो बोले मुझे 2 इंजेक्शन लग चुके, फिर भी मेरी सांस में कोई भी समस्या हल नहीं हो रही, मेरी जी। सांस अभी भी तकलीफ में है। मैंने सोचा कि चलो ठीक है, इसको 2 इंजेक्शन लग गए। मैंने सुना था कोरोना के 2 इंजेक्शनों का डोज लगता है। 27 तारीख की रात में मैं थोड़ा सा संतुष्ट हुआ, मैं चलो इसे इंजेक्शन तो लग गए, पर ठीक है, तब बीमारी है, हाथी के पैर से आती, चींटी के पैर से जाती, धीरे से जाएगी। मैं थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल कर रहा। मैं पूरी रात उसके साथ संपर्क बनाए रखा। जैसे जैसे मेरी बात होती थी एक ही आवाज आती थी अंदर से कि मेरा जी घबरा रहा, मुझे सांस फूल रही है। मैं बोलता था ऑक्सीजन तो है, तो कभी बोलते थे कि नली तक निकल गई, कोई लगाने वाला नहीं। मैं रिक्वेस्ट करता था मेरे डॉक्टरों से, भी मेरे घरेलू डॉक्टर थे, वो मेरी मदद कर रहे थे। वो वहां फोन लगाते थे किसी ड्यूटी डॉक्टर को, और जो जो जी। प्रॉब्लम होती थी वो धीरे धीरे हल होती थी। ये करते करते 28 तारीख का दिन आया। 28 तारीख में मुझे एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिशन की जगह मिल गई। मैंने सोचा कि यार यहाँ से मैं निकाल लूं। मेरे रिश्तेदारों ने मेरी बहुत मदद की, मेरे चाहने वालों ने मेरी बहुत मदद की। मैं सोचा कि इसको यहाँ से मैं निकाल लूं और अच्छे से इलाज कराऊं। तो मेरी एक डॉक्टर से धीरज वैष्णवी से बात हुई। धीरज वैष्णवी ने ये बोला कि भैया 40,000 रुपए बेड का चार्ज है। जो बेड 5,000 रुपए पर डे की किराए की हैसियत रखता था, उस बेड का वहां किराया था 40,000 रुपए पर डे। पर मैंने एक मिनट के लिए नहीं सोचा, मैंने 40,000 रुपए पर डे देने को तैयार हूँ, प्लस मेडिसिन तैयार हूँ, ऑक्सीजन प्लस तैयार हूँ। तू तो मेरे मरीज को मेरे वाइफ को वहां एडमिशन दे, तो मैं आंखों देखा हाल मेरे सामने देख सकता हूँ, उसको इलाज करवा सकता हूँ। फिर भी मेरा दुर्भाग्य था कि वो जो बेड खाली करा था, डॉक्टर ने डिस्चार्ज किया था, वो बेड एक मेडिक्लेम का था।
अब उसका मेडिक्लेम क्लियर नहीं हो और वो बेड खाली नहीं हो और वो बेड खाली नहीं हो और वो मैं पैसा भर के वहां मेरी वाइफ को भर्ती नहीं कर पाऊं। ये मेरे साथ होता रहा मैम, होता रहा। उसके बाद मैंने वहां देखा था, पढ़ा था, सुना था कि 12 बजे डॉक्टर काउंसलिंग पे आते हैं। मैंने इनको मैम 11 के पहले मेरी वाइफ के लिए भी जो भी खाना वाना मुझे भेजना था सारा भेज दिया। मैंने सारी बातें उससे कर ली, उसे सारे पूछ लिया कि मैं डॉक्टर से क्या पूछूं, इस लायक बन गया था। मैं 12 बजे की काउंसलिंग में 11 बजे खड़ा हो गया था उस धूप में कि मैं 1 मिनट भी पीछे नहीं हटना चाहता हूँ। जैसे डॉक्टर आए मैं उससे पूछूं और वो क्या कहेगा मुझे, मैं उसके आगे आगे प्लान करूंगा। मैं 28 तारीख में जब 11 बजे वहां खड़ा हुआ तो मैं 3 बजे तक खड़ा रहा, एक टक उसी डॉक्टर को देख रहा था जो मेरे वाइफ की मुझे आवाज सुना के बताए कि वो वहां क्या इलाज कर रहा है। मैम कोई डॉक्टर नहीं आया वहां, कोई डॉक्टर नहीं आया। सारे वार्ड के डॉक्टर आए पर मेरे वार्ड का डॉक्टर नहीं आया। मैंने सोचा अब कोई नहीं आने वाला, मैं काउंटर पे जाऊं। मैं 3 बजे काउंटर पे गया। काउंटर पे मैंने बहुत गुहार लगाई 5:30 बजे तक। 5:30 बजे तक किसी ने मुझे मेरे ड्यूटी डॉक्टर से बात नहीं करवाई। मैं बहुत रोया, बहुत सब कुछ किया, कुछ नहीं सुना किसी ने। भाई वहाँ डॉक्टर ही नहीं, हमसे हमारा फोन नहीं उठा रहा, हम किससे बात कराएं आपकी? हमारा काम यहाँ से फोन लगाने का। अब ड्यूटी डॉक्टर वहाँ आपके वार्ड में फोन नहीं उठा रहा, हम क्या करें? क्योंकि वहाँ डॉक्टर था ही नहीं ना, फोन उठाए कौन? क्योंकि मेरी वाइफ बोल रही थी यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है। आप जिस इलाज की बात करते हो कोई पानी पिलाने वाला नहीं है और आप इलाज की बात करते हो मेरे से, ऐसे मेरी वाइफ अंदर से बोल रही थी फोन पे मुझे। मैं बहुत दुखी हो रहा था बात। मैम ऐसे करते करते 5:30 बज गई। 5:30 बजे की फिर काउंसलिंग थी शाम को। मैं 5:30 बजे की काउंसलिंग में फिर खड़ा हो गया। फिर उसे सारा खाना वाना भेज के वो खाए नहीं खाए उसे वो मुझे दुख नहीं था। मुझे तो एक ही नजर में आ रहा था कि अगर मैंने कुछ भेजा उसने एक निवाला खा लिया तो मैं समझूंगा कि मेरी वाइफ के लिए मैंने सब कुछ करा है। तो मैंने पानी की बोतलें, खाना, जूस जो जो उसे भेजना था 5:30 बजे तक सारा भेज चुका था और मैं 5:30 बजे फिर तैयार हो गया। 5:30 बजे से डॉक्टर का इंतजार करते करते 6:30 बज गई। 6:30 बजे जब डॉक्टर आया, एक ही सोच थी कि मैं सबसे पहले से इंजेक्शन पूछूंगा कि कोरोना का इंजेक्शन लगा कि नहीं लगा। ईमानदारी से बोलना मेरे सामने, झूठ मत बोलना। मेरी वाइफ को जो कल 2 इंजेक्शन लगे थे वो क्या कोरोना के थे? नो या यस में जवाब देना, और ज्यादा मैं आपसे नहीं पूछूंगा। तो बोले अभी तक हमारे पास इंजेक्शन नहीं है, हमने इंजेक्शन नहीं लगाए। सर कब लगेंगे? तो बोले आज इंजेक्शन आने की तैयारी है और हम डॉक्टरों के ग्रुप की पूरी तैयारी है, हम इंजेक्शन लगाने के लिए तैयार हैं। पर इनकेस इंजेक्शन नहीं आए तो मैं नहीं बता पाऊंगा कि इंजेक्शन कहां से आएंगे, कैसे आएंगे, वो मुझे पता नहीं। मैम इस तरह मैं बिल्कुल उनका इंतजार करता रहा। इंजेक्शन आए, इंजेक्शन आएंगे, मेरी मैम को लगेंगे। ऐसे करते करते मैम टाइम निकलता गया। मेरा दिमाग चला। मैंने कहा यहाँ इंजेक्शन इस पुटली सरकार में कुछ नहीं है, ये भ्रष्टाचार सरकार है, ये सारे लोगों को मारना चाहती है। मेरे दिमाग ने सोचा ये हर बंदा यहाँ रो रहा है, कोई हंसने वाला नहीं है। और हंसने वाला है मैम तो हर 2 दिन बाद एक हंसता था। हर 2 दिन में एक डिस्चार्ज होके बाहर आता था खुश नसीब, और मैं उससे बात करता था। जैसे मुझे दिखता था मैं उससे बात करता था, सर आप कब भर्ती हुए थे? सर आपका इलाज कैसे हुआ? सर आपको कैसा लग रहा है? मैं हर एक से पूछ रहा था। 2 दिन में एक आदमी आता था। इसके अलावा मुझे सफेद लिबाज के अलावा कोई नहीं दिख रहा था। मैं मुझे आने वाला कोई नहीं दिख रहा था, सब सफेद लिबाज में आ रहे थे। अब मैम जब मैंने प्रयास किया कि मैं कोविड का इंजेक्शन कहीं से भी किसी भी हाथ पे गिर जाऊंगा, मैं कोविड का इंजेक्शन लाऊंगा। अब एक ही सोच थी मेरी कि मैं किसी डॉक्टर से लिखवाना पड़ेगा तब जाके मुझे इंजेक्शन मिलेगा, नहीं ये भ्रष्टाचार सरकार इंजेक्शन भी नहीं देगी मुझे। अब मैंने प्रयास शुरू कर दिया, मैंने किसी डॉक्टर से बात करूं। अब डॉक्टर के पास तो अपन जा नहीं सकते, कंप्यूटर से अपन शुरू हुए। कंप्यूटर से बात करी तो बोले भैया वो जो बड़ा डॉक्टर है वो कल सुबह 9 बजे आएगा। मैंने कहा इतना लंबा फासला कहाँ? 6:30-7 बज रहा अभी शाम का, और कल 9 बजे आएगा वो बड़ा डॉक्टर, और उसके बाद बीच में यदि कुछ भी होता है तो कौन जिम्मेदार है यहाँ? भैया ये हम नहीं बता सकते, हम एक छोटे मोटे यहाँ के वो है, ये चीज हमें नहीं पता। फिर भी ठीक है, मैं प्रयास करता रहा, मैं इससे बात करूं, मैं उससे बात करूं। ऐसे करते करते मैम सुबह के 9 बजा लिए मैंने। नहीं सुबह के 5 बजे जब मेरी वाइफ चिल्ला चिल्ला के एक ही चीज से बोल रही थी कि जिस इलाज की तुम बात में उसे बार बार समझा रहा था, प्रिपेयर कर रहा था,
कि देखो आपके पड़ोस में कोई मर रहा ना, आप उसको ना देखें, आंखें बंद करें और अपने ऑक्सीजन ले। मेरे पे भी भरोसा नहीं करें, मैं आपको बाहर भी निकाल लूंगा, मैं आपको बचा नहीं पाऊंगा क्योंकि आप ऑक्सीजन पे हो। ऐसे करके मैं उनको बोल रहा था, तो वो ये बोल रहे थे मेरे को कि आप जिस ऑक्सीजन और जिस इलाज की बात करते हैं, कोई पानी पिलाने वाला नहीं। तो मेरे जी। दिमाग में चल रही थी कि मैं पानी पिला के आऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए, जबकि कोरोना सेंटर में किसी को इजाजत नहीं थी सरकार के तरफ से। वो हरामखोर शिवराज ने ये कानून के इसमें लिखा था। फिर भी मैंने बहुत ताकत लगाई, बहुत ताकत लगाई, मेरे सारे डॉक्टरों की ताकत से मैं कहीं नहीं कर पाया। आखिर में मैंने रोना चालू करा। मैं रोग आके इतनी हद तक गिर गया कि मुझे मौका मिला और मैं 5 बजे ऊपर चढ़ गया। 202 11 नंबर बेड पे था मेरा जीवन साथी। और मैं जब 5 बजे में जब उनके पास पहुंचा, दूसरी मंजिल 2 नंबर वार्ड में मरीजों को तड़पने के अलावा कोई कंप्यूटर तक नहीं था। डॉक्टर की तो मैं क्या बात करूं, जो मेरी वाइफ रात भर से मुझे यही बोल रही थी कि तुम इलाज की बात करते हो, कोई डॉक्टर नहीं है, कोई पानी पिलाने वाला नहीं। वही मैंने आंखों देखा, हाल देखा। मैंने पानी पिलाया उनको, पर जैसे उनको हाई मार्क्स पे ऑक्सीजन जो चल रहा था 15 लीटर हाई मार्क्स पे, जैसे उनको ऑक्सीजन मैंने वो ऑक्सीजन हटवाया, मुझे तो आता नहीं था कि कैसे हटता है वो। जो सिस्टर मेरे साथ गए थे नीचे से, जिनके साथ में रोग आके वो हुआ था, वो जी। सिस्टर ने वो मार्क्स हटाया। उसमें मुझे क्या बोला कि अंकल मेरी ड्यूटी यहाँ नहीं है, यहाँ डॉक्टरों की ड्यूटी है। मैं पहली बार आपके रोने गाने से मैं इतनी दुखी हो गई कि मैं पहली बार कोरोना पेशेंट के मार्क्स को हटा रही हूँ। मैंने अभी तक किसी का मार्क्स नहीं हटाया। पर अंकल जी। आप बहुत परेशान थे, इस कारण मैं आपके कारण इसको छी रही हूँ। मैं कहा दीदी जी। आपको कुछ नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि मैं इसके साथ रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं है। ऐसे करके उसको समझाया मैंने और मेरी वाइफ को समझाया। मैंने कहा तू बस थोड़ी सी सब्र कर ले, यूं समझ जी। ले मैं यूं नीचे गया और यूं तेरे लिए वैक्सीन के इंजेक्शन लेके आया, कोरोना के इंजेक्शन लेके आया, उसे जी। विश्वास दिला के आया मैं। और मैं नीचे आया, मैं पूरा प्रयास कर रहा था, पूरा प्रयास करते करते आखिर 9 बज गया। 9 बजे जब भी जी। उनको डॉक्टर का मुझे जिसे बताया गया था, मैं उस रूम में घुस गया, वहां घुसने नहीं देते थे। फिर भी मैं घुसा वहां, पर वहां पर सारी कुर्सियां खाली थी। मैम वहां पर सारी कुर्सियां खाली थी। वो कंप्यूटर जो बैठा हुआ था, जो गार्ड जो बैठा हुआ था, वो मुझे पूछे कि भैया यहाँ क्या कर रहे हो आप। मैं उसने डायरेक्ट घुसा डॉक्टर के पास, मैंने कहा ये पकड़ लेगा साला, अंदर नहीं जाने देगा। मैं उसके तरफ हुँ। देखा, सीधे डॉक्टर पास वो मोबाइल अपना चला रहा था। मैं सीधे अंदर घुस गया जहाँ डॉक्टर बैठता है, पर जी। वहां कोई डॉक्टर नहीं मिला। मैं मुझे वहां कोई डॉक्टर नहीं मिला। जब बाहर लौटा तो मुझे पूछा कि तुम अंदर कैसे घुस गए। मैंने कहा मैं डॉक्टर से मिलना है मेरे को। तो बोले भैया डॉक्टर अभी 1 घंटे बाद आएंगे, फिर आएंगे, मैं मिलवा दूंगा आपको। फिर मैं बाहर निकला। मैं मुझे लगा कि डॉक्टर कब 10 बजेगी, 9 बजे से 10 कब बजेगी। मैंने किसी पे भरोसा किया, एक मैम को देखा काउंटर पे बैठे हुए हैं, मैंने कहा ये मैम मेरी मदद कर सकते हैं। मैंने उन मैम जी। से रिक्वेस्ट किया, मैंने कहा मैम मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे कोरोना के इंजेक्शन की पूरी तरह से तैयारी हो गई है, मैं ला सकता हूँ। अब जी। मुझे उस बंदे ने मुझे ये बोला कि भैया आपको वहां से ड्यूटी डॉक्टर से लिखवाना पड़ेगा, तो हम दे पाएंगे, नहीं तो नहीं दे पाएंगे। तो मैम आप ये काम मेरा कर सकते हो क्या। तो मैम को बहुत दया आई मेरे पे, मेरे को बोला 1 मिनट में मेरे को बोल दिया उन्होंने, चलो मैं आपको ये काम तो करवा दूंगी। जब मैं दूसरी बार मैं जब मेरे वाइफ के पास गया मैम, तो मैं मेरी वाइफ को नहीं देख रहा था, क्योंकि मुझे उस डॉक्टर की जरूरत थी, मुझे उस डॉक्टर की जरूरत थी। और मैं उस डॉक्टर को निहार रहा था कि ऐसा ना हो कि मैं वहां ऊपर जब गया था 5 बजे, वही हाल अभी भी मेरे साथ हो कि वहां कोई डॉक्टर ही नहीं है, फिर मैं अपने इम्तिहान में फेल हो जाऊंगा। इस कारण मैं अपनी वाइफ को नहीं देख रहा था, मैं उस डॉक्टर को देख रहा था। जैसे ही मैंने उस जी। डॉक्टर को देखा, मैं बड़ा खुश हो गया, मैं संतुष्ट हो गया। मैंने कहा मैं अपने सपने साकार कर लिए मैंने, अब मैं डॉक्टर से लिखवा लूंगा, किसी भी हाथ पे गिर जाऊंगा। उस दीदी ने मेरे साथ जो गए थे, उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि अंकल की बात सुनो, ये क्या चाहते हैं। डॉक्टर ने मेरी बात को ध्यान से सुना। बोले भाई साहब आप क्या चाहते हो। मैंने कहा मैं मुझे आपसे लिखवाना है कि मैं कोरोना का इंजेक्शन बाहर से ला रहा हूँ और वहां से मुझे मिल तो रहे, पर परमिशन आपकी चाहिए। तो बोले ठीक है मैं परमिशन दे देती हूँ, पर आपका मरीज कौन से बेड पे है। मेरे अंदर रटा हुआ था 202 11 नंबर। जी। मैम 202 11 नंबर। तो बोलती भाई साहब अंकल 11 नंबर पे तो आंटी रहे नहीं। मैं अपने आप को बहुत मजबूत हो गया था मैम, मैं रात भर बहुत रोया था।
मैंने कहा अब नहीं रहूंगा, अब मैं दुनिया के से मुकाबला करूंगा और मैं दिखाऊंगा। मैं अपनी वाइफ को तो बचा नहीं पाया, यदि मैं दुनिया का किसी को भी एक को भी बचा लिया तो मैं अपने आप को समझूंगा कि मैंने इस जीवन में सब कुछ पाया है। और मैंने ये सोच अपनी चालू कर ली कि मैं नहीं रहूंगा। फिर मैम को बोला, मैंने क्या मैम, मैं क्या अपने वाइफ को एक बार देख सकता हूँ, इतनी इजाजत है मुझे? क्योंकि मैंने वीडियो के जरिए ये भी देखा था कि जब सफेद लिबाज में शमशान घाट तक किसी के माँ बाप पहुंच रहे थे और वहां जाके जब चेन खोली जा रही थी तो अंदर जिंदे थे। वो इतनी लापरवाही शिवराज सिंह चौहान की है कि मैं क्या बताऊं मैम, मैं क्या बताऊं। इसलिए मैंने सोचा कि मैं एक बार तो देखूंगा, ये मेरे साथ धोखा तो नहीं कर रहा है, नहीं तो अभी भी मेरे लाइफ पार्टनर का कहीं जीने का वो हो और मैं उसे ऐसी समझ लूं क्या? मैं नहीं मानूंगा। मैंने उनके पास जाके गुहार लगाई। मैंने कहा मैडम देखो मैं आ गया हूँ, मैं आपसे वादा करके गया था ना अभी 5 बजे कि यूं गया और यूं आ गया, तो मैं यूं आ गया हूँ। और ये इंजेक्शन 6 के 6 मेरे हाथ में, मैं डॉक्टर से लगवा रहा हूँ, मेरे को एक बार जवाब दो, आंखें खोल के बताओ, आंखें खोल के बताओ। पर वो वहां हो तो बोले ना, उनके अंदर कुछ नहीं बचा था, कुछ नहीं बचा था, मैं सब कुछ लूट चुका था। ऐसे करके फिर मैं बाहर निकला। मैंने सोचा कि अब एक ही चीज बची, बस एक ही चीज बची, मैं अपने बच्चों को इनके दर्शन करा दूं तो अपना सपना साकार कर रहा हूं। फिर मैंने बड़े बड़े नेता जो थे मेरे साथ, जो शिवराज सिंह के कहीं ना कहीं पिट्टू हैं, मैंने उनको फोन लगाए। मैंने कहा साहब मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, मैं रात भर से आपके सामने बहुत रोया पर अब नहीं रहूंगा। मेरा जीवन साथी चले गया, मैं ये आपको बता रहा हूं, मैं रहूंगा नहीं अब। पर यदि मेरी आवाज को आपको शिवराज सिंह चौहान तक भी पहुंचाना पड़े तो पहुंचा देना। मेरी वाइफ की डेड बॉडी मुझे दे देना ताकि मैं अपने बच्चों को दर्शन करा सकूं। पर उस नंगे भिखारी सरकार के पास कुछ भी नहीं था, मेरी झोली में कुछ नहीं डाला मैम, कुछ नहीं डाला। किसी भी प्रकार का कोई जवाब मुझे नहीं मिला। सबके जवाब यही थे कि शिवराज सिंह का लेख है कि इंदौर से कोई भी डेड बॉडी बाहर नहीं जाएगी। मैं अपने आप को तैयार हो गया। मैं इनके अब क्या कर सकता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं अपने बच्चों को दर्शन भी नहीं करा पाऊंगा, मैं अपने आप को मेरे बच्चों के सामने कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। पर जब वहां से निकला, जहां से फिर परमिशन मिलती है जाने की कि आप कौन से शमशान घाट जा रहे हो, वहां जब गया तो उस मालिक की इतनी दया थी, उस मालिक की इतनी दया थी, मेरे मालिक मेरे साथ थे, अंग संग थे। उनके अंदर बैठ गए, उन्होंने मुझे ये बोल दिया कि आप कहाँ ले जाना चाहते हो। मैंने कहा ले जाना तो मैं बड़वा चाहता हूँ, जहाँ मैं निवास पर रहता हूँ, पर इस खोखली संसार, इस भिखमंगी संसार ने मुझे इजाजत नहीं दी। आप दे सकते हो क्या? तो बोले अपनी मुंह पे उंगली रखो, मैं इजाजत दे रहा हूँ आपको, चुपचाप आप ले जाओ, चिल्लाओगे तो मैं भेजूंगा नहीं। मैंने कहा मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, मैं जिंदगी भर आपका ऋणी हूँ। 2 मिनट में उनको 4500 रुपए इंदौर से बड़वा का शमशान का किराया जो वहां का होता है फुटली गाड़ी का, जो कि जी 2000 से ऊपर की इमेज नहीं रखती है, वो 2000 की इमेज का 4500 रुपए दे के आया हूँ मैं 4500 को ऐसा सोचा कि 1 रुपया भी नहीं दे रहा हूँ मैं, पर मुझे मौका मिल रहा मैं जल्द ले जाऊं। और ये सब कुछ मेरे साथ खत्म हो गया मैं सब कुछ बर्बाद हो चुका हूँ। पर मैं चाहता हूँ कि मैं तो बर्बाद हुआ ही हुआ, पर मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे चाहने वाले जो मुझे नहीं पहचानते, वो भी अगर इस मेरे साथ, अगर मैं उनके साथ कोई मदद कर सकता हूँ तो मैं जरूर करूंगा, आखिरी सांस तक लड़ूंगा। मैम 29 तारीख की बात है, 29 तारीख को 9:20 में सब कुछ लूट चुका था मेरा। जी पर 29 तारीख की 9:20 के बाद, अभी मान के चलो कि 3 बज रहा, 4 बज रहा, क्या बज रहा मुझे पता नहीं है, पर जी अभी तक सरकार का क्या, किसी दुनिया का कोई आ जाता मेरे हितैषियों के अलावा। पर जी मुझे ही नहीं जानकारी है तो मेरे हितैषियों को क्या जानकारी, बेचारे वही मेरी खोज खबर ले रहे हैं, वही मुझे गाइड कर रहे हैं कि आनंद राम भाई मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ हूँ। बाकी सरकार के तरफ से कोई पैगाम अभी तक नहीं आया। 29 तारीख की 9:20 के को मैं लूट चुका था, पर किसी सरकार का आदमी यदि मुझे बोल देता तो मैं उसका शुक्रगुजार होता, मैं उसका शुक्रगुजार होता, पर कोई नहीं आया। और ना मुझे अभी तक ये भी पता है कि मैंने जो वैक्सीन लगाया है, जो वैक्सीन लगा हुआ वही 12 तारीख को मेरी वाइफ को और मेरे को साथ में, मुझे उसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं कि मैं उसके बारे में सरकार से कैसे लड़ूं, मेरी वाइफ के लिए कैसे लड़ूं और मेरे लिए कैसे लड़ूं, ये मुझे ज्ञान नहीं है सर, कोई भी जानकारी मुझे नहीं है।